गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं मेरे बच्चास? बच्चास, आज मैं एक छोटा सा टॉपिक कवर करने जा रहा हूं। ये टॉपिक सीबीएसई ने तो हटा दिया, लेकिन आईएससी बोर्ड और अदर बोर्ड्स में ये आज भी है एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और जहां तक इस चैप्टर के एप्लीकेशन का सवाल है, बोर्ड क्लास 12th में बहुत ज्यादा है, आईएससी बोर्ड में भी और सीबीएसई बोर्ड। तो बेटा, आज मैं एक चैप्टर कवर कर रहा हूं जिसका नाम है बिल ऑफ एक्सचेंज। बेटा याद रखना, ये चैप्टर गवर्न होता है किससे? नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट से। सो दिस चैप्टर इज गवर्न्ड बाय नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। और सर, ये होता क्या है बिल ऑफ एक्सचेंज? बच्चा याद रखना, बेटा सेक्शन 5 इस बिल ऑफ एक्सचेंज को डिफाइन करता है। और बेटा ये किस एक्ट द्वारा, मैंने पहले ही बता दिया कि निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट का सेक्शन 5 कहता है क्या? कि बिल ऑफ एक्सचेंज इज एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग। भैया, बिल ऑफ एक्सचेंज क्या है? इट इज एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग। मतलब ये ओरल नहीं होता, ये राइटिंग में होता है। कंटेनिंग एन अनकंडीशनल ऑर्डर। और भैया इसमें क्या है? एक अनकंडीशनल ऑर्डर है। ये अनकंडीशनल क्या है? ऑर्डर है। और इसे साइन कौन करता है? साइन बाय द मेकर। साइन बाय द मेकर। सो बिल ऑफ एक्सचेंज क्या है? गॉड सर, इट इज एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग है। गॉड सर, इसमें एक अनकंडीशनल ऑर्डर होता है। और ये साइन कौन करता है? बिल्कुल, इट इज साइन बाय द मेकर। और इसमें होता क्या है? डायरेक्टिंग अ सर्टेन पर्सन। इसमें हम एक सर्टेन पर्सन या बियरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट को, और द बियरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट को हम क्या करते हैं? डायरेक्ट करते हैं। बच्चा, लॉ में जो डेफिनेशंस लिखी होती हैं बच्चा, ये बड़ी कॉम्प्लिकेटेड होती हैं। चलो अब इन्हें सिंप्लीफाई करते हैं इनके कैरेक्टरिस्टिक्स से। तो बताइए बिल ऑफ एक्सचेंज क्या है? व्हाट सर, एक बिल ऑफ एक्सचेंज इज एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग। तो बताइए बिल ऑफ एक्सचेंज क्या है सर? राइटिंग में होना चाहिए। सो बिल ऑफ एक्सचेंज इज ऑलवेज इन राइटिंग। अ वर्बल ऑर्डर टू पे इज नॉट अ बिल ऑफ एक्सचेंज। तो बेटा याद रखना, बिल ऑफ एक्सचेंज इज एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग है। ओके बेटा, दूसरी बात है, बिल ऑफ एक्सचेंज इज एन ऑर्डर टू पे। इज एन ऑर्डर टू पे मतलब बिल ऑफ एक्सचेंज कंटेन्स एन ऑर्डर बाय द क्रेडिटर्स। पैसे लेने वाला, इज इट क्लियर? बिल ऑफ एक्सचेंज कंटेन्स एन ऑर्डर बाय द क्रेडिटर्स टू द डेटर। बिल ऑफ एक्सचेंज क्या है? एक ऑर्डर है। जो कौन लिखता है? ऑर्डर कौन देता है? क्रेडिटर। किसको? डेटर को। क्या? टू पे सर्टेन सम ऑफ मनी। तो बिल ऑफ एक्सचेंज क्या है? इट इज एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग। ये वर्बल नहीं होता। नंबर 2, ये एक ऑर्डर है जिसे क्रेडिटर किसको देता है? डेटर को। किस चीज के लिए? कि आप सर्टेन सम ऑफ मनी पे करिएगा। तीसरी चीज, इट इज एन अनकंडीशनल ऑर्डर। याद रखना बेटा, ये कंडीशनल ऑर्डर नहीं है। बिल ऑफ एक्सचेंज इज एन अनकंडीशनल ऑर्डर। मतलब द ऑर्डर टू पे इन द बिल ऑफ एक्सचेंज कैसा होना चाहिए? अनकंडीशनल होना चाहिए। कोई कंडीशंस बिल ऑफ एक्सचेंज में अटैच्ड नहीं होनी चाहिए। अगला है डेटेड। सर बेटा याद रखना, बिल ऑफ एक्सचेंज हमेशा डेटेड होना चाहिए। और बेटा स्टैम्प्ड का मतलब है, बिल ऑफ एक्सचेंज को स्टैम्प पेपर पर लिखा जाता है। इट शुड बी ड्यूली स्टैम्प्ड। इज इट क्लियर? बिल ऑफ एक्सचेंज इज प्रॉपरली स्टैम्प्ड अकॉर्डिंग टू द वैल्यू ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। पेई बेटा, जिस पर्सन पर बिल लिखा जाता है, द पर्सन टू हुम द पेमेंट ऑफ द बिल इज टू बी मेड शुड बी अ सर्टेन पर्सन। पे का मतलब है बिल का पेमेंट करने वाला। तो बेटा याद रखना, बिल ऑफ एक्सचेंज में जो पे होना चाहिए, बिल का पेमेंट करने वाला होना चाहिए, शुड बी अ सर्टेन पर्सन और बियरर ऑफ द बिल।
तो याद रखना बेटा, पे का मतलब है पेमेंट लेने वाला, बिल ऑफ एक्सचेंज में पेमेंट देने वाला। पे का मतलब बेटा पेमेंट, सो पे का मतलब है पेमेंट लेने वाला। सो बिल ऑफ सो द पर्सन टू हुम द पेमेंट ऑफ बिल इज टू बी मेड should be a certain person or bearer of the bill। तो बिल ऑफ एक्सचेंज में पे का मतलब है पैसे लेने वाला क्या होना चाहिए, सर्टेन पर्सन होना चाहिए या बिल का होल्डर होना चाहिए, बियरर होना चाहिए। ओके, एक्सेप्टेंस, बिल ऑफ एक्सचेंज हैज टू बी ड्यूली एक्सेप्टेड। याद रखना बच्चा, बिल कौन लिखता है, क्रेडिटर। कौन साइन करता है, डेटर। जब तक बिल डेटर साइन न कर दे, बिल ऑफ एक्सचेंज का कोई लीगल एग्जिस्टेंस नहीं। क्लियर जी। गॉड सर, बिल ऑफ एक्सचेंज में कितनी पार्टी हो सकती हैं? एक बेटा पार्टी हो सकती है ड्रॉअर। पक्का, ड्रॉअर का मतलब जो बिल लिखता है। यूजुअली ये कौन होता है, क्रेडिटर होता है। ड्रॉई का मतलब है बेटा, इज इट क्लियर, डेटर। जिस पर हम बिल लिखते हैं वो कौन होता है, डेटर। मतलब एक्स ने वाई को गुड्स बेचा, एक्स ने वाई को गुड्स बेचा तो एक्स वाई से क्या मांगेगा, पैसा। तो एक्स के लिए वाई कौन हुआ, डेटर, और वाई के लिए एक्स कौन हुआ, क्रेडिटर। तो एक्स ने गुड्स वाई को बेचा, तो बताओ बच्चा कौन बेटा बिल लिखेगा, एक्स बिल लिखेगा और वाई बिल साइन करेगा। तो द पर्सन हु ड्रॉज द बिल इज कॉल्ड ड्रॉअर। इसे अकाउंटिंग भाषा में क्रेडिटर्स कहते हैं, और जो बिल एक्सेप्ट करता है उसे हम क्या कहते हैं, ड्रॉई। एंड यूजली हम ड्रॉई को डेटर कहते हैं। पक्का बेटा, यदि क्रेडिटर्स बिल अपने पास ही रिटेन करता है और ड्यू डेट पर पैसे लेने खुद ही वाई के पास जाता है, तो बेटा एक्स ही क्या होगा, ड्रॉअर। और पेई का मतलब है पैसे लेने वाला भी कौन होगा, एक्स। लेकिन एक्स ने बिल यदि किसको दे दिया, जेड को। किसको दे दिया, जेड को। तो बेटा ये बताओ बिल लिखा किसने, एक्स, ही इज अ ड्रॉअर। किस पर लिखा, वाई, ही इज अ ड्रॉई। एक्स ने ये बिल किसको ट्रांसफर कर दिया, जेड को। तो बताओ बेटा, अब ड्यू डेट पर वाई अब पेमेंट किसको करेगा, जेड को करेगा। तो जेड क्या हो जाएगा, पेई। क्या हो जाएगा, पेई। तो एक्स ने बिल लिखा, एक्स इज अ डेटर, ही इज ऑल्सो टर्म्ड एज, सॉरी, एक्स इज अ ड्रॉअर, ही इज ऑल्सो टर्म्ड एज क्रेडिटर्स। बिल पर किसने साइन किया, गॉड सर, वाई ने, ही इज कॉल्ड ड्रॉई। यदि एक्स बिल किसी को ना दे, अपने पास ही रखे और ड्यू डेट पर खुद ही पैसे लेने वाई के पास जाए, तो एक्स क्या होगा, ड्रॉअर भी होगा और पेई मींस पैसे लेने वाला भी होगा। लेकिन यदि एक्स ने ये बिल किसी और को दे दिया, बैंक को दे दिया या किसी थर्ड पर्सन को दे दिया, तो पैसे लेने वाला कौन होगा, ये थर्ड पर्सन होगा, मींस जेड होगा। तो बताइए बेटा, यूजुअली एक्स कौन है, गॉड सर, इज अ क्रेडिटर। वाई कौन है, ही इज अ डेटर। एंड जेड कौन है, पैसे लेने वाला, ही इज पेई। तो क्या गॉड सर जेड का रोल हमेशा होगा, नहीं बच्चा। यदि ये एक्स बिल किसी को भी ना देता और अपने पास रिटेन करता, रखता, तो एक्स ही ड्रॉअर होता और एक्स ही पेई होता। क्लियर जी गॉड सर। और सर ये बताइए, व्हाट आर द डेज ऑफ ग्रेस। बच्चा याद रखना, बिल ऑफ एक्सचेंज में जब भी बिल लिखा जाता है, माना हमने बिल 3 महीने का लिखा है, तो 3 दिन एक्स्ट्रा और दिए जाते हैं, और ये जो 3 दिन बिल में और एक्स्ट्रा ऐड किए जाते हैं, वी कॉल इट डेज ऑफ ग्रेस। क्या कहते हैं, डेज ऑफ ग्रेस। सो फॉर एग्जाम्पल, हमने बिल 1 जनवरी को लिखा है और 3 मंथ्स का बिल लिखा है, तो बताओ बेटा 3 महीने कब खत्म होंगे, 1 फेब, 1 मार्च, 1 अप्रैल। और बेटा उसमें 3 दिन और बढ़ा दिए जाते हैं, और ये डेज जो 3 दिन एडिशनल दिए जाते हैं, बेटा ये क्या होंगे, डेज ऑफ ग्रेस। क्लियर। तो गॉड सर, बिल ऑफ एक्सचेंज तो क्लियर हो गया। अब गॉड सर,
एक और इंस्ट्रूमेंट होता है ना, उसके बारे में भी थोड़ा बता दो बेटा। एक सेकंड इंस्ट्रूमेंट होता है बेटा, बेटा प्रोमिसरी नोट। कौन सा नोट बेटा? प्रोमिसरी नोट। प्रोमिसरी नोट। गॉड सर ये क्या है प्रोमिसरी नोट? बेटा प्रोमिसरी नोट एक प्रॉमिस है किस चीज का? टू पे। टू पे। तो बताइए पहली बात प्रोमिसरी नोट के बारे में क्या है? इट इज नॉट एन ऑर्डर। इट इज नॉट एन ऑर्डर, इन फैक्ट इट इज अ प्रॉमिस टू पे। इट इज अ प्रॉमिस टू पे। माना मैं एक्स हूं और मुझे वाई को पैसे देने हैं। मैं एक्स हूं और मुझे वाई को पैसे देने हैं, और मैंने एक पीस ऑफ पेपर पर मैंने एक क्या लिख दिया? प्रॉमिस लिख दिया कि मैं आपको 3 महीने के बाद सर्टेन मनी दे दूंगा। तो ये जो प्रॉमिस दे रहा हूं दैट इज व्हाट वी कॉल प्रॉमिस। क्या कहते हैं? प्रोमिसरी नोट। तो प्रोमिसरी नोट क्या है? ये वो नोट है जिसमें देने वाला प्रॉमिस करता है कि आफ्टर अ सर्टेन पीरियड मैं भाई आपका पैसा दे दूंगा। तो प्रोमिसरी नोट क्या है? ये क्या है? इट इज अ प्रॉमिस टू पे। ठीक है ना? इट इज नॉट एन ऑर्डर। दूसरी बात है प्रोमिसरी नोट भी हमेशा कैसा होना चाहिए? ओरल नहीं, राइटिंग में होना चाहिए। तीसरी बात बेटा याद रखना, प्रोमिसरी नोट भी क्या होना चाहिए? बिल ऑफ एक्सचेंज की तरीके से क्या होना चाहिए? अनकंडीशनल होना चाहिए। चौथी बात, प्रोमिसरी नोट पर साइन कौन करता है? कौन साइन करता है? प्रोमिसरी नोट पर प्रोमिसरी नोट लिखने वाला ही साइन करता है, मतलब मेकर ऑफ द बिल साइन करता है। देखिए बेटा बिल ऑफ एक्सचेंज में क्या था? बिल लिखता कोई और है और साइन कौन करता है? ऑपोजिट पार्टी। बिल लिखता है सेलर और साइन कौन करता है? बायर। बिल लिखता है ड्रॉअर और साइन कौन करता है? ड्रॉई। बट प्रोमिसरी नोट में सर जो पर्सन बिल लिखता है, बनाता है, मेकर ऑफ द बिल ही उसको क्या करके देता है? साइन। सो इट इज साइन बाय द मेकर। क्लियर? सर्टेन सम। इज इट क्लियर? बोलो बेटा। हमेशा प्रोमिसरी नोट एक सर्टेन सम के लिए होता है जिसे मेकर ऑफ द बिल प्रॉमिस करता है टूवर्ड्स मेकी। इज इट क्लियर? ऑपोजिट पार्टी। ओके। सर्टेन पे। बेटा याद रखना बिल का लिखने वाला प्रॉमिस करता है किसको? ऑपोजिट पर्सन को कि मैं सर्टेन सम ऑफ मनी आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ सर्टेन पीरियड पे करूंगा। तो याद रखना यहां पर पे भी क्या होना चाहिए? सर्टेन होना चाहिए। तो यहां पर अमाउंट भी सर्टेन होना चाहिए। पे का मतलब पैसे लेने वाला भी सर्टेन होना चाहिए। और बेटा जहां तक बात है कि बेटा जो प्रोमिसरी नोट हैं वो भी बिल ऑफ एक्सचेंज की तरीके से प्रॉपरली क्या होने चाहिए? स्टैम्प्ड होने चाहिए, मतलब स्टाम्प पेपर पे होना चाहिए। क्लियर बेटा? तो प्रोमिसरी नोट के बारे में क्या क्या बात आई? और सर नंबर 1 इट इज प्रॉमिस टू पे है। ओके सर ये राइटिंग में होना चाहिए। नंबर 3 अनकंडीशनल होना चाहिए। अगली बात है जो बिल ड्रॉ करता है मेकर है वही बिल लिखता भी है, वही साइन भी करता है। और अगली 2 बातें हैं, इट शुड बी फॉर अ सर्टेन सम एंड द पर्सन टू हुम द मनी इज पेबल शुड ऑल्सो बी सर्टेन। तो पे का मतलब पैसे लेने वाला भी सर्टेन होना चाहिए। और बेटा याद रखना प्रोमिसरी नोट स्टैम्प पेपर पर ड्यूली स्टैम्प्ड होना चाहिए। ड्यूली स्टैम्प्ड होना चाहिए। और सर एक अंतर बता दीजिए 2-3 दोनों के बारे में क्या डिफरेंसेस हैं? बेटा आप बिल ऑफ एक्सचेंज और प्रोमिसरी नोट के बारे में, तो बेटा याद रखना बिल ऑफ एक्सचेंज में 3 पार्टियां हो सकती हैं। कौन कौन? ड्रॉअर, बिल लिखने वाला कोई और हो सकता है, बिल एक्सेप्ट करने वाला कोई और हो सकता है, और पेई पैसे लेने वाला कोई और हो सकता है। सो बिल ऑफ एक्सचेंज में ड्रॉअर, ड्रॉई और पेई 3 पार्टीज होती हैं। बट जहां तक प्रोमिसरी नोट का सवाल है यहां पर 2 ही लोग होते हैं, मेकर और
में की, दैट इज बिल लिखने वाला और दूसरा बिल का पैसा लेने वाला, एक प्रॉमिस करने वाला और एक जिसको प्रॉमिस किया है। तो बेटा यहां पर 3 पार्टियां हो सकती हैं, बट यहां पर 2 ही पार्टियां होंगी। एक्सेप्टेंस, बेटा बिल ऑफ एक्सचेंज में बिल लिखता कौन है? ड्रॉअर, और इसे एक्सेप्ट कौन करता है? ड्रॉ ही। बट बेटा याद रखना, प्रोमिसरी नोट में बिल का ड्रॉअर और एक्सेप्टर सेम होता है। इन प्रोमिसरी नोट जो बिल ड्रॉ करता है वही बिल पर साइन करता है, मतलब ड्रॉअर एंड एक्सेप्टर इज द सेम। बट इन बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉअर अलग है और एक्सेप्टर अलग है। एक और बताइए, प्रिंसिपल डेटर बिफोर द एक्सेप्टेंस, डेटर ऑफ द बिल इज द प्रिंसिपल डेटर, आफ्टर द एक्सेप्टेंस द एक्सेप्टर और द ड्रॉई इज द प्रिंसिपल डेटर। बेटा याद रखना कि बेटा बिल ऑफ एक्सचेंज क्या है? इट इज एन अनकंडीशनल ऑर्डर, और ये क्या है बेटा? इट इज अनकंडीशनल प्रॉमिस। तो याद रखना, इट इज एन अनकंडीशनल ऑर्डर एंड इट इज एन अनकंडीशनल प्रॉमिस। और सा ये ट्रेड बिल और अकोमोडेशन बिल क्या होते हैं? इज इट क्लियर? बेटा जो बिल डेटर और क्रेडिटर, सेलर और बायर के बीच में लिखे जाते हैं, व्हाट डू वी कॉल देम? ट्रेड बिल। व्हाट डू वी कॉल देम? द ट्रेड बिल। और मेरे बेटा अकोमोडेशन बिल वो हैं जो एक दूसरे की हेल्प के लिए लिखे जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक्स हूं और मैं वाई के पास गया कि वाई जी मुझे थोड़े पैसे की जरूरत है, और वाई ने मालूम क्या किया? मुझे पैसे नहीं दिए, एक बिल एक्सेप्ट करके दे दिया और कहा मिस्टर गौड़ इसे आप बैंक से डिस्काउंट करा ले। तो जो बिल सेलर और बायर के बीच में लिखे जाते हैं, व्हाट डू वी कॉल देम? Trade bills, and those bill which are drawn among the friends, among the people, to accommodate or to help each other, these bills are called accommodation bill. These bills are called accommodation bill. याद रखना बेटा, ट्रेड बिल्स फॉर कंसिडरेशन होते हैं। क्या होते? फॉर कंसिडरेशन होते हैं। बट भैया जी अकोमोडेशन बिल में कोई कंसिडरेशन नहीं होता है। अकोमोडेशन बिल का मकसद है, का पर्पस है टू अकोमोडेट द नीड ऑफ अदर, टू हेल्प द अदर। सो दिस बिल का मकसद है टू हेल्प अदर। तो क्या अंतर हुआ? ट्रेड बिल्स बायर और सेलर के बीच में लिखे जाते हैं, अकोमोडेशन बिल यूजुअली एक दूसरे की हेल्प के लिए लिखे जाते हैं। अकोमोडेशन बिल में समथिंग फॉर समथिंग है, कंसिडरेशन का मतलब होता है समथिंग फॉर समथिंग, बट सर अकोमोडेशन बिल में मकसद हेल्प है। यहां पर कोई लीगल कंसिडरेशन, कोई कंसिडरेशन नहीं है। इज इट क्लियर? रिलेशनशिप, सर जी ट्रेड बिल्स में मैंने कहा डेटर और क्रेडिटर का रिलेशनशिप है, बट यहां पर डेटर और क्रेडिटर का कोई रिश्ता नहीं है। यहां रिश्ता क्या है? ड्रॉअर और ड्रॉई का कह सकते हैं, या यूं कह लें कि एक दूसरे के फ्रेंड हो सकते हैं। और सा व्हाट डू यू मीन बाय द मैच्योरिटी ऑफ द बिल? बेटा बिल हमेशा एक सर्टेन पीरियड के लिखे जाते हैं बच्चा, और सर्टेन पीरियड में 3 डेज ग्रेस के ऐड किए जाते हैं। तो मैच्योरिटी, व्हाट डू यू मीन बाय द मैच्योरिटी ऑफ द बिल? मैच्योरिटी डेट ऑफ द बिल या मैच्योरिटी ऑफ द बिल का मतलब है बिल की ड्यू डेट आ जाना, इज कॉल्ड मैच्योरिटी ऑफ द बिल। बोलो बेटा, तो माना आपने नॉर्मल कोई बिल 1 जनवरी को लिखा है, 3 मंथ्स का है, 3 मंथ्स का है, तो बेटा 4 अप्रैल, कौन सी अप्रैल? 4 अप्रैल। गॉड सर 1 जनवरी को लिख रहे हैं, 3 मंथ्स का है तो 1 अप्रैल हुआ। बेटा 3 डेज किसके ऐड किए जाएंगे? ग्रेस पीरियड ऐड किए जाते हैं, तो ड्यू डेट क्या होगा? 4 अप्रैल। गॉड सर माना ड्यू डेट के दिन कोई डिक्लेयर्ड हॉलीडे हो, कोई पब्लिक हॉलीडे हो,
पहले से पता हॉलीडे हो, बेटा यदि ड्यू डेट के दिन कोई पब्लिक हॉलीडे है या कोई रजिस्टर्ड हॉलीडे है तो एक दिन पहले ड्यू डेट होगी। फॉर एग्जाम्पल यदि 25 दिसंबर को कोई ड्यू डेट पड़ जाए, इज इट क्लियर, तो एक दिन पहले 24 जनवरी विल बी द डेट ऑफ मैच्योरिटी, विल बी द डेट ऑफ मैच्योरिटी। अच्छा सर, माना ड्यू डेट के दिन कोई अचानक छुट्टी पड़ जाए, सडन हॉलीडे हो जाए, तो क्या करेंगे? तो बेटा याद रखना, सडन हॉलीडे पड़ जाए तो नेक्स्ट डे विल बी द डेट ऑफ मैच्योरिटी, नेक्स्ट डे विल बी द डेट ऑफ मैच्योरिटी। ठीक है ना? ओके। और सर ये बताइए, यदि बिल आफ्टर डेट हो, क्या हो? आफ्टर डेट हो, तो ये 3 महीने का यदि बिल है तो 3 महीने किस में ऐड करेंगे? डेट ऑफ ड्रॉइंग में 3 मंथ्स प्लस 3 डेज ऐड किए जाएंगे, तब ड्यू डेट आएगी। अच्छा गॉड सर, यदि बिल आफ्टर साइट है तो बेटा डेट ऑफ एक्सेप्टेंस में 3 मंथ्स प्लस 3 डेज ऐड किए जाएंगे। तो यदि बिल आफ्टर डेट है बच्चा और 3 मंथ्स का है, तो याद रखना 3 मंथ्स और 3 डेज किस दिन से किस में ऐड किए जाएंगे? डेट ऑफ ड्रॉइंग में ऐड किए जाएंगे। और आफ्टर साइट बिल है तो बेटा याद रखना डेट ऑफ एक्सेप्टेंस में 3 मंथ्स और 3 डेज ऐड किए जाएंगे। तो बच्चा याद रखना, यदि आपका बिल ऑफ एक्सचेंज आफ्टर डेट है तो बेटा याद रखना डेट ऑफ ड्रॉइंग्स में ड्यूरेशन ऑफ 3 डेज ऐड किया जाएगा। और बिल यदि आफ्टर साइट है तो डेट ऑफ एक्सेप्टेंस में 3 मंथ्स और 3 डेज ऐड किए जाएंगे। और यदि बिल बच्चा एट साइट है, क्या है? एट साइट है, तो बेटा जिस दिन भी पैसे लेने वाला आएगा वही डेट ऑफ मैच्योरिटी होगा। क्लियर गॉड सर? गॉड सर, व्हाट इज मेंट बाय इंडोर्सिंग अ बिल? और सर ये बिल के इंडोर्स का क्या मतलब है? व्हाट इज मेंट बाय इंडोर्सिंग अ बिल? बेटा माना मैं एक्स हूं और मुझे वाई ने एक्सेप्ट करके बिल दिया है। माना मैं एक्स हूं और बेटा मुझे वाई ने एक एक्सेप्ट करके बिल दिया है और बच्चा मैंने ये बिल जेड को ट्रांसफर कर दिया। क्या? किसको ट्रांसफर कर दिया? जेड को ट्रांसफर कर दिया। तो जब बेटा ड्रॉअर ऑफ द बिल अपने बिल को किसी थर्ड पर्सन को ट्रांसफर कर देता है, इज इट क्लियर, इसे क्या कहते हैं? इंडोर्सिंग अ बिल कहते हैं। सो मुझे वाई ने एक बिल एक्सेप्ट करके दिया लेकिन मैंने वो बिल जेड के फेवर में ट्रांसफर कर दिया। दिस इज कॉल्ड इंडोर्सिंग अ बिल, दिस इज कॉल्ड इंडोर्सिंग अ बिल। ओके। और सर what is meant by retiring a bill under a rebate? Retiring a bill, retire का मतलब होता है बिल का पेमेंट करना। बेटा जब कोई बिल का पेमेंट ड्यू डेट से पहले कर देता है, क्या कर देता है? ड्यू डेट से पहले। माना 1 अप्रैल को बिल लिखा गया था, 3 मंथ्स का था, तो बताओ बेटा उसकी ड्यू डेट क्या है? सर 4 अप्रैल है। और माना सर मुझे वाई पेमेंट 1 महीने पहले ही कर दे, तो बताओ बच्चा, माना मैंने 1 जनवरी को बिल लिखा, 3 मंथ्स का बिल था बेटा, 3 डेज आप जानते हैं ग्रेस के ऐड होते हैं। 3 डेज, तो बताओ बेटा डेट क्या है? 4 अप्रैल है, हाँ है ना? अब बेटा बताइए तो बिल का पेमेंट किस डेट को करना था? गॉड सर 4 अप्रैल। अच्छा माना यदि वो 4 मार्च को कर दे, तो वो अपने बिल का रिटायर करना मींस पे करना, कब पे कर दे? 4 मार्च को। तो क्या कर्टसी कॉल है बच्चा? गॉड सर वो 1 महीने पहले पे कर रहा है, तो आपको क्या करना चाहिए? 1 महीने की उसे रिबेट देनी चाहिए।
छूट देनी चाहिए, डिस्काउंट देना चाहिए। सो व्हाट इज मेंट बाय रिटायरिंग अ बिल अंडर रिबेट? बेटा कोई भी तो जब कभी भी ड्रॉई बिल का पेमेंट ड्यू डेट से पहले करता है, सो इट्स अ कर्टसी कॉल दैट कि ड्रॉर को क्या देना चाहिए, कुछ उसको रिबेट या छूट देनी चाहिए। तो इसे क्या कहते हैं? रिटायरिंग अ बिल अंडर रिबेट। तो बिल का पेमेंट ड्यू डेट से पहले करने पर ड्रॉर अपने ड्रॉई को क्या देता है? थोड़ी सी रिबेट देता है, छूट देता है, डिस्काउंट देता है। दिस इज कॉल्ड रिटायरिंग अ बिल अंडर रिबेट। ओके गॉड सर, व्हाट इज मेंट बाय रिन्यूअल ऑफ अ बिल? व्हाट इज मेंट बाय रिन्यूअल ऑफ अ बिल? बेटा कभी कभी क्या होता है, ड्रॉई बिल तो एक्सेप्ट कर लेता है, लेकिन ड्यू डेट पर बिल का पेमेंट नहीं कर पाता है। तो गॉड सर, नहीं कर पाता है तो मामला कोर्ट कचहरी में जाएगा। इज इट क्लियर? द मैटर विल गो इन द कोर्ट एंड यू नो द सिचुएशन ऑफ द कोर्ट। इट माइट टेक अ वेरी वेरी लॉन्ग पीरियड एंड बहुत ही लेंदी और एक्सपेंसिव प्रोसेस है भारत में कोर्ट का बेटा। तो कभी कभी ड्रॉर और ड्रॉई बैठकर ये रास्ता निकालते हैं कि चलो पुराने बिल का मिस्टर वाई आप पेमेंट नहीं कर पा रहे हो, पुराने बिल की जगह पर एक नया बिल लिखते हैं। और जो ड्रॉई है वो कहता है कि ठीक है मिस्टर एक्स, जो आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, उसके बदले में हम आपको क्या दे देंगे? इंटरेस्ट। तो जब बेटा पुराने बिल के बदले में एक नया बिल लिखा जाता है इंटरेस्ट के साथ, तो बेटा उसको हम व्हाट डू वी कॉल इट? रिन्यूअल ऑफ द बिल। व्हाट डू वी कॉल इट? रिन्यूअल ऑफ द बिल। सो जब रिन्यूअल होता है बेटा तो एक तरीके का नोवेशन होता है। ओल्ड बिल इज सब्स्टिट्यूटेड बाय अ न्यू बिल। ओल्ड बिल इज सब्स्टिट्यूटेड बाय अ न्यू बिल। और बच्चा याद रखना, रिन्यूअल ऑफ बिल में बेटा जो बेटा डेटर है वो क्रेडिटर्स को क्या पे करता है? इंटरेस्ट पे करता है। क्लियर? जी गॉड सर। What is meant by discounting a bill of exchange? What is meant by discounting a bill of exchange? बच्चा, मैं एक्स हूं सेलर, वाई मेरा क्रेडिटर, मेरा बायर। बताइए बेटा, मैं एक्स हूं, मैंने वाई पर एक बिल लिखा, वाई ने मुझे साइन करके दे दिया। बिल की मैच्योरिटी डेट 3 महीने के बाद है, लेकिन बच्चा मुझे पैसे की जरूरत इमीडिएट पड़ गई भैया। तो एक ऑप्शन अवेलेबल होता है बच्चा, ऑप्शन अवेलेबल है ड्रॉअर के पास कि उसे वो 3 महीने इंतजार नहीं कर सकता, उसे तुरंत पैसे की जरूरत है। तो वो ये बिल किसको दे सकता है? बैंक को दे सकता है, ये कहकर कि ड्यू डेट पर आप वाई से पैसे ले लेना। यू प्लीज मिस्टर बैंक, प्लीज टेक द मनी फ्रॉम द वाई। तो बेटा क्या ये काम बैंक फ्री ऑफ कॉस्ट करेगा? नहीं, बैंक क्या करेगा? डिस्काउंट काटेगा, एक तरीके का इंटरेस्ट चार्ज करेगा। दिस इज व्हाट वी कॉल डिस्काउंटिंग अ बिल। तो बेटा जब ड्रॉअर मैच्योरिटी डेट से पहले बिल किसको दे देता है? बैंक को दे देता है, ये कहकर कि बैंक जी आप ड्यू डेट पर वाई से पैसा ले लेना। तो जितने मंथ्स बिल बैंक को अपने पास होल्ड करना पड़ता है, बैंक उतने वक्त का क्या लगाती है? उतने पीरियड का चार्जेस लगाती है, इंटरेस्ट लगाती है। एक इसे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में क्या कहते हैं? डिस्काउंटिंग अ बिल। तो बेटा बताइए, जब बिल डिस्काउंट कराया जाता है तो बेटा हमारे पास क्या आता है? गॉड सर, बैंक में पैसा आता है और हमारे पास से क्या चला जाता है? बीआर। तो क्या गॉड सर बैंक पूरा पैसा दे देती है? क्या बैंक में पूरा पैसा आता है? नहीं बेटा, बैंक क्या काट लेती है? डिस्काउंट। क्या काट लेती है? डिस्काउंट। तो एंट्री क्या बनेगी? बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बीआर। तो माना बिल 5000 का है, बैंक ने हमें 4800 मेरे अकाउंट में डाले और 200 रुपीज अपने चार्जेस के काट लिए। दिस इज व्हाट वी कॉल डिस्काउंट एंड दिस इज कॉल्ड डिस्काउंटिंग अ बिल ऑफ एक्सचेंज। जी गॉड सर। अगला है एक्सप्लेन द टर्म डिसऑनर ऑफ द बिल।
और सर डिसऑनर ऑफ द बिल क्या है बेटा? व्हेन ऑन द ड्यू डेट, व्हेन ऑन द ड्यू डेट ड्रॉई fails to meet his obligation, fails to pay the amount of the bill, it is regarded as dishonor of the bill. तो बेटा मैं X हूं और बेटा मुझे Y ने एक बिल एक्सेप्ट करके दिया और मुझसे एक प्रॉमिस किया था कि आप 3 महीने के बाद आइएगा, मैं आपका पेमेंट कर दूंगा। और बेटा 3 महीने 3 दिन के बाद ग्रेस पीरियड को ऐड करने के बाद जब मैं उसके घर गया और मैंने कहा पैसा, और उसने कह दिया कैसा, मतलब उसने पैसा नहीं दिया। बच्चा क्या कहेंगे इसको? दिस इज कॉल्ड डिसऑनर ऑफ द बिल, कैंसिलेशन ऑफ द बिल, इसे डिसऑनर ऑफ द बिल कहते हैं। सो व्हेन ऑन द ड्यू डेट ड्रॉई फेल्स टू पे the amount, fails to meet his obligation, this is regarded as dishonor of the bill, और बेटा यहां पर बिल क्या हो जाता है? कैंसिल हो जाता है। ओके और सर एक नाम और आता है नोटिंग चार्जेस, नोटिंग चार्जेस। और सर ये क्या है नोटिंग चार्जेस? बच्चा वाई ने ड्यू डेट पर बिल का पेमेंट करने से मना कर दिया। मैंने वाई से ड्यू डेट पर मांगा पैसा, उसने कह दिया कैसा। तो क्या करें बेटा? हाथ पर हाथ रखे बैठे रहें या कोर्ट में नोटिंग कराएं? और सर इसकी कोर्ट में नोटिंग करानी चाहिए। कहां होगी बेटा? वहां पर एक पब्लिक नोटरी बैठता है। अच्छा, और बेटा उसे क्या देना पड़ेगा? नोट देने पड़ेंगे, एंड दैट नोट इज कॉल्ड नोटिंग चार्जेस। तो बिल के डिसऑनर होने पर पब्लिक नोटरी के पास अपना मामला नोट कराना पड़ता है, रजिस्टर्ड कराना पड़ता है, और जो चार्जेस पे करने पड़ते हैं दैट इज कॉल्ड नोटरी चार्जेस। बेटा ये बात याद रखना, नोटरी अभी ये चार्जेस किसको देने पड़ते हैं? ड्रॉअर की साइड वालों को देने पड़ते हैं, बट ये एक्सपेंसेस किसका माना जाता है? ड्रॉई का माना जाता है, क्योंकि ड्रॉई के कारण ही बेटा इस एक्सपेंसेस का बर्थ हुआ है, जन्म हुआ है। तो बेटा नोटिंग चार्जेस क्या है? वो अमाउंट जो केस को रजिस्टर्ड कराने में पब्लिक नोटरी को देना पड़ता है, दैट चार्जेस इज व्हाट वी कॉल नोटिंग चार्जेस। नोटिंग चार्जेस तभी होता है जब बिल डिसऑनर होता है और आप उसको कोर्ट में रजिस्टर्ड कराते हैं, देन यू सपोज टू पे द चार्जेस। दीज चार्जेस आर कॉल्ड नोटिंग चार्जेस। तो बच्चा मैंने इस वीडियो में जितने भी टर्म बिल ऑफ एक्सचेंज से रिलेटेड थे उनको मैंने थॉरली कवर किया है। इज इट क्लियर? मैंने कोई प्रैक्टिकल एस्पेक्ट कवर नहीं किया, बट मैंने उन पॉइंट्स को सबको एड्रेस किया। नाउ मेरी गुजारिश है, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, लेकिन इन पॉइंट्स को जरूर पढ़िएगा, बिकॉज इनसे सब्जेक्ट को, टॉपिक को समझने में बहुत हेल्प मिलती है। बच्चा ठीक है? सो इसको आप पढ़िए। मैं विद द टाइम पीडीएफ डालना भी बेटा शुरू कर दूंगा, ठीक है ना? इसको रिपीटेडली सुनिए और टॉपिक क्लियर हो जाएगा। अब मैं अगली वीडियो में न्यूमेरिकल्स आपको प्रैक्टिस कराऊंगा। सो दैट्स फॉर टुडे। रिलाई ऑन अस बिकॉज वी रिलाई ऑन लॉट ऑफ एक्सपीरियंस बच्चा। थैंक यू।